तो वेलकम बैक एवरीवन। एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ का आज हम करेंगे पार्ट इनकी 10वीं टेस्ट सीरीज करेंगे। तो टेस्ट नंबर है 10, ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए है ही। और इसमें 10 नंबर है, इसमें आज हम बात करेंगे किसके, एक बार फिर से करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चनों पर, और वही नहीं जो पहले लिए थे उससे अलग होंगे, ठीक है। हर टेस्ट सीरीज में चाहे वो किसी की भी है, चाहे वो पॉलिटी की आए, हिस्ट्री की आए, पॉलिटी की आए, हिस्ट्री की आए, साइंस की आए, कोई भी आए एनओडी, तो उसमें वही क्वेश्चन नहीं होंगे, अलग क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कम क्वेश्चन लेकर के जल्दी हम उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो इसीलिए सीरीज शुरू की गई है। तो टेस्ट नंबर 10 अपना भी लगाते रहें, कितने आपने सही किए हैं और कमेंट में बताएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो टेस्ट नंबर 10 करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 19 ईस्ट रेज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है, बताइए। तो ये कटक जलमग्न एक ज्वालामुखी है, ठीक है, कटक, ठीक है, 19 ईस्ट रेज। तो किस महासागर में है ये? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद या फिर आर्कटिक महासागर, बताइए कहाँ पर है। देखिए, इस तरह से जब इंडिया का मैप बनाते हैं तो इस वाले क्षेत्र में है ये जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में है। कौन सा है ये, बताइए। देखिए, बंगाल की खाड़ी है वैसे तो इसे, लेकिन बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा होगा? आर्कटिक महासागर होगा। ये तो ऊपर पहुंच गया, अलग पहुंच गया ये तो, ठीक है। प्रशांत महासागर, देखिए प्रशांत महासागर कहाँ है? प्रशांत महासागर तो जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, इनके वर्ल्ड का जो मैप है उसके इस साइड में है ये, ठीक है, प्रशांत महासागर। तो ये भी नहीं होगा, अटलांटिक नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर कौन सा भी लगा सकते हैं, इंडिया के यहाँ पर है, तो कौन सा होगा आपका? कॉमन सेंस की बात है, हिंद महासागर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए, तो 19 ईस्ट रेज की जो लंबाई है वो 5000 किलोमीटर है, और यह कटक इनके बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है, और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो कितनी है? 200 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लैटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? देखिए, लैटराइट मिट्टी का जो निर्माण है वो किस तरह से होता है। देखिए, जो नदियां हैं पहाड़ों से आती हैं या नीचे ऊपर से आती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपने साथ में क्या करती हैं, जो जल होता है, जल के साथ में जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसे भी अपने साथ लेके आ जाती हैं, और जो समतल मैदान होते हैं, समतल मैदान में से करके छोड़ देती हैं। तो उससे क्या होता है, लैटराइट मिट्टी का ही निर्माण होता है उससे। तो वो किस प्रकार होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आए तो किस होगा? अपर्दन से होगा। अपर्दन तो होगा नहीं, क्योंकि कटाव होता है। उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण नहीं, आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण यह भी नहीं होगा, लीचिंग होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए, लीचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें नदियां जो हैं अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती हैं और समतल मैदान में मृदा का निक्षेप कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो उससे क्या होता है? लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वन कटान के परिणाम क्या होते हैं? तो वन काटेंगे तो क्या परिणाम होंगे, बताइए, क्या निकलेंगे? अगर हम वनों को काट दें तो क्या होगा भाई? मृदा अपरदन में वृद्धि, मिट्टी का कटाव होगा, जैस होगा। भूमिगत जल का भंडारण, बताइए होगा। चलो देखते हैं। आकस्मिक बाढ़ होगी, देखते हैं। तो ये 2 और 3, ठीक है। तो इसमें गलत है, कोई सा ही गलत है, कौन सा गलत है? तो इसमें जो गलत होगा वो होगा, देखिए, जब पेड़ों को हम काट देंगे तो क्या होगा? मिट्टी का अपरदन तो होगा ही होगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो मिट्टी की, जो पेड़ों की जो जड़ होती हैं वो मिट्टी को जकड़े हुए रहती हैं, जिससे वो मिट्टी बंधी हुई रहती है एक जगह।
तो पेड़ों को भी वहाँ से काट देंगे तो क्या होगा, मृदा अपरदन में वृद्धि होगी। ठीक है, भूमिगत जल का भंडारण, भूमिगत जल का भंडारण तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो 2 है ये नहीं होगा। तो 2 जहाँ पर है उसे एलिमिनेट कर दो, 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर इसे खत्म कर दिया, तो बचता है हमारे पास में केवल 1 और 3। तो आकस्मिक बाढ़, यस, जब मिट्टी का कटाव होगा और जब नहीं रहेगा तो क्या होगा, आकस्मिक बाढ़ आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 4। तो अत्यधिक मृदा मात्रा में वन कटान के कारण, ठीक है, वन कटान के कारण मृदा अपरदन की जो दर है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वनस्पति न होने के कारण मृदा की जो जकड़ होती है, पकड़ कमजोर हो जाती है, और वर्षा के समय में वनस्पति न होने के कारण जल भूमि में पूरी तरह नहीं रिस पाता, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? कालाहारी, अटाकामा, मोजावे मरुस्थल या फिर तेबरनास मरुस्थल, कौन सा होगा बताइए। देखिए कहाँ पर है ये, एक शुष्क जो स्थान है कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि है कहाँ पर ये। तो ठीक है, तो ये है, देखिए कहाँ, दक्षिण क्या है, अफ्रीका नहीं, अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का एक देश कौन सा है, चिली। ठीक है, तो वहाँ पर है ये, कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अटाकामा। ठीक है, तो विश्व का सबसे जो शुष्क स्थान है वो दक्षिण अमेरिका के चिली में है, कौन सा, अटाकामा। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका देश चिली में स्थित है और ये 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। न्यागरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? न्यागरा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो देखिए जो ये हैगा, इसका जो सही होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंट लॉरेंस नदी पर है ये, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो न्यागरा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक जलप्रपात है और यह प्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ठीक है, सेंट लॉरेंस पर है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में भी कहाँ पर, यूएसए और कनाडा। ठीक है, कनाडा की जो बॉर्डर लाइन है ना उस पर स्थित है ये। चलिए छठा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत देखना है। तो ये कुछ दी गई, क्या दी गई, देखिए ग्रेट बियर झीलें दी गई हैं। तो ये झीलें कहाँ कहाँ पर है ये देखा, देखिए ग्रेट बियर झील कनाडा, मिशिगन यूएसए, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया और टिटिकाका पेरू और बोलीविया। तो टिटिकाका का जो झील है वो पेरू या बोलीविया में है, करेक्ट है ये तो। ठीक है, ग्रेट बियर झील कनाडा उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ये भी। मिशिगन यूएसए ये भी ठीक है। मिशिगन कौन सी, ग्रेट लेक्स। ठीक है, जो 5 झीलें हैं, महान झीलें हैं 5, उनका ग्रुप है, तो उसमें है ये मिशिगन। तीसरा है ओनेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ओनेगा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, किस में है ये, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर क्या है, ये करेक्ट होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर गलत जो दिया गया ओनेगा और ऑस्ट्रेलिया दिया गया, ओनेगा लेकिन इसमें नहीं है। ओनेगा जो झील है वो कहाँ पर है, ये है आपके रूस में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में है, कहाँ, रूस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओनेगा झील जो है रूस के कलेरिया गणराज्य, ठीक है, कलेरिया गणराज्य और लेनिनग्राद ओब्लास्ट और वोलोगदा ओब्लास्ट के क्षेत्र में एक मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 7। टानले सैप झील निम्न में से किस देश में है? तो झीलों के अधिकतर प्रश्न है इसमें। तो टानले साहब जो झील है वो कहाँ पर है? देखो टानले साहब झील कहाँ पर, जो झीलों वाली जो हमारे वीडियो ना, देखो जो विश्व की झीलें हैं सारी झीलें उसमें कवर की हुई हैं, कोई झील ही बची होगी जो नहीं की होगी, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे भी प्रश्न बनते हैं वो सारी झीलों को उसमें कवर किया गया। कहाँ पर है, कैसी है, बड़ी है, छोटी है, क्या है, सब कुछ दिया गया। किस किस देश की सीमा के आसपास है, किस देश की सीमा को उसको संपर्क में रहती है, तो ये सब उसमें दिया गया। तो वहाँ जाकर के वीडियो देख लें, सारी झीलें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो टानले साप झील कहाँ पर, टानले साप झील देखिए आपके कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, कंबोडिया में। ठीक है,
देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, मेन प्रश्न है ये। तो कौन सा महाद्वीप है जिसमें प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं उसे? देखिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। भाई एशिया तो है नहीं, एशिया में तो बहुत बारिश होती है। अफ्रीका में भी होती रहती है बारिश, तो यूरोप में भी होती है, क्योंकि एशिया और यूरोप है तो वहाँ पे होगी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इसे प्यासी भूमि का जो देश कहते हैं, इसे ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप, अंधा नहीं, अंध महाद्वीप मतलब दिखता नहीं है या उसके बारे में जानकारी नहीं होती। अब नहीं, पहले, अब तो सब जानते हैं। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, अफ्रीका। ठीक है, चलिए देखिए, एक महाद्वीप अफ्रीका जिसे यूरोप सदा क्या कहता है? अंध महाद्वीप, द डार्क कॉन्टिनेंट। उस समय के यूरोप के लिए भूमध्य सागर के देशों के अतिरिक्त अफ्रीका एक अनजान प्रदेश था, जहां रास्ते में भयंकर करती सहारा मरुस्थल है ना, तो प्रेत बनकर खड़ी थी। और पर लेकिन भारत जो था उससे अंधियारा ना था, मतलब भारत को इसके बारे में जानकारी थी कुछ ही हद से गए। लेकिन अति प्राचीन काल में भारतवासी अफ्रीका के पूर्वी तट को जानते थे। जो पूर्वी तट है ना, उसको तो जानते थे, इधर वाला, इसे तो जानते थे, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वहाँ के निवासियों और उनके नामों में, अनेक नामों में पुराणों महाभारत में पुकारा गया, परंतु उसके अंदर का भाग शेष दुनिया के लिए अनजान ही रहा। ठीक है, अब नहीं है, पहले का था। ठीक है, अंध महाद्वीप के नाम से कहते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सबसे पहले तो सीमा रहित मतलब जो उसकी जो बॉर्डर है ना, वो किसी दूसरे देश के साथ में साझा नहीं करता। और क्या है? वो एक बड़ा देश है। ठीक है, द्वीप है वो, और वो एक देश है, 4 द्वीप है वो। कौन से होंगे? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, क्यूबा या फिर जापान। देखिए, फिलीपींस है तो फिलीपींस के तो जो बॉर्डर है वो लगता है। ठीक है, न्यूजीलैंड का भी लगता है। तो कौन सा होगा? आपका होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जापान। 4 महाद्वीप है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। ठीक है, और होन्शु जो महाद्वीप है, वो होन्शु जो द्वीप है ना, इसका होन्शु वो सबसे बड़ा द्वीप है। किसका? जापान का। कई बार पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, दक्षिण से उत्तर लगाइए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो जापान एक देश ऐसा है जिसकी सीमा किसी अन्य देश की सीमा के साथ संलग्न नहीं है, और यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,873 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? बताइए, मतलब है तो कहाँ पर वो? अमेरिका, जो अमेरिका है ना। ठीक है, तो अमेरिका जो है, अमेरिका के यहाँ पर है ये। ठीक है, इस तरह से उत्तर अमेरिका, ये नीचे दक्षिण अमेरिका है, तो यहाँ पर है ये। ठीक है तो यहाँ पर, लेकिन जो पॉलिटिकल जो इसका कंट्रोल है ना, वो किसका है? वो एक ऐसे देश का जो यूरोप में पड़ता है, इधर पड़ता है। तो कौन सा देश है वो? आइसलैंड, ग्रीनलैंड, क्यूबा या कोई नहीं? तो ये जो होगा ना, इस पर जो ग्रीनलैंड देश है वो। ठीक है, ये जो देश है ग्रीनलैंड है, तो ऑप्शन नंबर होगा बी यहाँ पर करेक्ट। लेकिन ये यूरोप का देश है, यूरोप का एक देश है जिसका इसका कंट्रोल है। कौन सा देश है? वो है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क का इस पर कब्जा है, किस पर? ग्रीनलैंड पर। तो याद रखेंगे, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा, बीपीएससी में पूछा हुआ है प्रश्न है ये, कई बार कई एग्जाम में भी पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो ग्रीनलैंड की जो खोज एरिक द रेड ने की थी, और 1300 ईस्वी में डेनमार्क ने इस पर अधिकार कर लिया था, और तब से यह राजनीतिक दृष्टि से एक यूरोप का भाग है।
क्वेश्चन नंबर 12, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? उसे कहा जाता है जिसको भी सीमा रहित देश के बारे में बात हुई थी। क्या कहते हैं इसे? निप्पन भी बोला जाता है, निप्पन, निप्पन। ठीक है, कौन सा देश है? जापान। ठीक है, सूर्योदय का देश, ठीक है, या निप्पन, जापान। तो जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका जो अर्थ है वो क्या होता है? सूर्योदय का देश होता है। अतः जापान को ही सूर्योदय का देश कहते हैं। 13 नंबर, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का जो मैनचेस्टर कहा जाता है ना, पूर्व का, ठीक है, तो नगोया, टोक्यो, ओसाका, सेंडई। तो चारों जो द्वीप है ना, ये चारों जो शहर हैं, नगर हैं, ये किसके हैं? सबसे पहले तो ये हैं जापान के। ठीक है, और कौन सा है जो पूर्व को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो जापान का ही एक नगर है। कौन सा है वो? ओसाका। ठीक है, ओसाका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ओसाका नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह नगर कंसाई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कंसाई क्षेत्र में स्थित है यह। 14 है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं इसमें। तो विश्व का जो गहरा समुद्री गर्त है, ऑप्शन तो आपको पता लगेगी आंसर का क्या है यहाँ पर। तो ये क्या है? नॉर्टन चैलेंजर, ये है चैलेंजर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मारियाना। ठीक है, मारियाना चैलेंजर भी कहते हैं, मारियाना गर्त। कहाँ पर? यह है प्रशांत महासागर में। ठीक है, सबसे गहरा समुद्र प्रशांत महासागर में है ये, और मारियाना। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। देखिए, सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? कहाँ गिरती हैं मतलब कहाँ पर अपना मुहाना बनाती हैं? तो कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक, या फिर अरल। तो आमू दरिया, सिर दरिया, ये कौन कौन सी नदियाँ? एक तो सिर दरिया है ये, ठीक है, सिर दरिया, और एक आमू दरिया। तो दोनों को दोनों नदी जो कहाँ पर गिरते हैं? ये गिरते हैं अरल सागर में। ठीक है, और जो अरल सागर है वो किन देशों के साथ में अपने बॉर्डर बनाता है? तो दो देश हैं, तो दो देश हैं, दोनों देशों के साथ में बनाता है। तो कौन कौन से हैं? ऊपर तो है कजाकिस्तान और नीचे है उज्बेकिस्तान। ठीक है, काऊ, ऊपर कजाकिस्तान और नीचे है उज्बेकिस्तान। तो दोनों देशों की सीमा इस तरह से बनती है इस पर। ठीक है, तो सिरदरिया, आमूदरिया नदियाँ मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियाँ, और यह अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। 16 नंबर है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की एक नदी है, ठीक है, अफ्रीका की एक नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी होगी? जाम्बेजी, कांगो, नाइजर, या फिर लिम्पोपो? तो ये होगी लिम्पोपो। ठीक है, तो नदी लिम्पोपो नदी अफ्रीका की है और जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंटेज है? तो ये वो गैस है जिसका सबसे अधिक परसेंट है, और लगभग 78% है। कौन सी होगी? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत पिछली वीडियो में बनाई थी जो, उसमें भी जितनी भी परतें हैं इनकी, उनके बारे में चर्चा की है और साफ लिखा है उसमें। तो ओजोन परत जो है किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। 19 नंबर, निम्न में से किस एक को रुधिर वर्षा कहते हैं? रुधिर वर्षा होती है मतलब कहाँ होती है रुधिर वर्षा? ब्लड रेन, इटली में होती है ये। ठीक है, इटली में होती है। जब उड़ती है तो रेत लेकर के आती है अपने साथ में, और जो रेत होता है वो नीचे जब गिरता है तो लाल रंग होता है उसमें। तो सहारा मस्तर से भूमध्य सागर की ओर चलने वाले गर्म, शुष्क और रेत भरी पवन, इन्हें क्या कहते हैं? सिराको कहलाती हैं। और इस पवन के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है, और जब यह पवनें भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती हैं। और जब वर्षा के साथ लाल रेत नीचे बैठती है तो इसे ही रुधिर वर्षा या ब्लड रेन कहते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 है, अल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो ये देखिए,
जो आल्प्स पर्वत है 4 देशों का हिस्सा है। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस का है। दूसरा किसका है? जर्मनी है। और तीसरा किसका है? ऑस्ट्रिया भी है। ठीक है, अब इसमें 3 तो ये हो गया, चौथा देश हो रहा कौन सा है? वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो किसका नहीं है? इंग्लैंड का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद रखना है कि आल्प्स पर्वत जो है 4 देशों में फैला हुआ है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। तो आल्प्स पर्वत जो है मध्यवर्ती यूरोप का हिस्सा है और इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक। ठीक है, माउंट ब्लैंक इसके सर्वोच्च चोटी है और जिसकी ऊंचाई 4810 किलोमीटर है और यह क्या है? एक नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत है। तो 20 प्रश्न थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम। एक बार रिवीजन जरूर कर लें। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से भी टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 10 तक पहुँचें और उनका रिवीजन कर लें। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। इस वीडियो को भी शेयर करें। ठीक है, और कमेंट भी करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता या कुछ फीस लगती है उसमें। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 10 था, 20 प्रश्न देखे इसमें। अगर धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ में।